क्लास 8 मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 3 से व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ पढ़ाया था और समझाया था कि व्यक्तिवादी दर्शन के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं। आज बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग भौतिकवाद पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। लेखक कहते हैं बेटा कि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जो प्राचीन ग्रंथ थे आरंभ में ताड़ के पत्रों पर, ताड़ बेटा एक पेड़ होता है ना, उसके पत्तों पर या भोज के पत्रों पर लिखा गया, क्योंकि कागज में लिखने का जो चलन है बेटा वह बहुत बाद में आया। तो लेखक कहते कि ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत सी, अब आइए बेटा पेज नंबर 26 पर। प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। लेखक जैसा कि बेटा कह रहा है कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने प्राचीन साहित्य को खो दिया, नहीं मिला। क्यों? प्राचीन पुस्तकें अब तक नहीं मिली, भारत में नहीं मिली, लेकिन हाँ चीनी और तिब्बती भाषा में बेटा उनके अनुवाद मिले हैं। मतलब जो हमारी प्राचीन भारतीय पुस्तकें उनके अनुवाद तिब्बती भाषा और चीनी भाषा में प्राप्त हुए हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य है, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषदों के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इनकी आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकवादी सिद्धांतों के खंडन के विशद प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उस समय उसका गहरा प्रभाव रहा। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर एशिया पूर्व चौथी शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। लेखक कहते हैं कि जो पुस्तकें बेटा खो गई हैं उन पुस्तकों में क्या था, उन पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया पूरा साहित्य था, जिसकी आरंभिक रचना कब की गई थी बेटा? उपनिषद की रचना के ठीक बाद की गई थी। लेखक कह रहे हैं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है और जनता पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। भारत में सदियों तक बेटा भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उसका गहरा प्रभाव भी पड़ा है। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर बेटा एशिया पूर्व चौथी शताब्दी में बेटा कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का उल्लेख मिलता है। तो अर्थशास्त्र बेटा कब लिखा गया? चौथी शताब्दी में। किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के
और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भारत में बेटा भौतिकवादी के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के जो पुराणपंथी थे स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने क्या किया, बाद में नष्ट कर दिया। भारत में बेटा जो भौतिकवाद के जो बहुत से साहित्य को भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को बेटा धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने उसे बाद में नष्ट कर दिया था। उन्होंने वेदों, पुरोहिताई और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए बेटा उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए। जो हमने पहले की बातें मान ली, अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा जो भौतिकवाद है बेटा उसे क्या किया, उसके बहुत से साहित्य को बेटा पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप ने क्या किया, उसे नष्ट कर दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने यह घोषणा कर दी कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए। जो विश्वास है उसे स्वतंत्र होना चाहिए। जो बातें हमने पहले से मान ली, मतलब जो हमने अतीत के प्रमाणों पर निर्भर जो बात हमने पहले से मान ली, उसे अतीत में जो प्रमाण मिले, अतीत में जो साक्ष्य मिले, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा भी कि कहते हैं बेटा कि जो हमें अतीत में जो भी प्रमाण मिला, जो भी साक्ष्य मिला, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जो जादू टोना अंधविश्वास उन सब की बेटा उन्होंने निंदा की है। उनका सामान्य रुख अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। अपने आप को अतीत बेटा बीता हुआ समय की बेड़ियों से और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उन्होंने बेटा अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टियों के जैसा ही था। अपने आप को बेटा अतीत की बेड़ियों, मतलब जो बीता समय था, अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे। बीते पलों की, बीते समय की, भारत के बीते समय की अतीत की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे। कहते हैं कि उन तमाम बातों से जो हमें दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, साथ ही काल्पनिक एक कल्पना थी कि हाँ पहले ऐसा होगा, काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उन्होंने कहा कि हमें अतीत की बेड़ियों में बंधना नहीं चाहिए, हमें कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है। काल्पनिक देवताओं की पूजा की भी बेटा उन्होंने कहा कि हमें उसे भी नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता है। इसके अलावा ना कोई संसार है, ना स्वर्ग और नरक है, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा, मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। उन्होंने बेटा ये भी कहा कि उन्होंने बेटा ये भी कहा कि काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी और ऐसी जो अतीत की बेड़ियां हैं, हमें उनके बोझ से मुक्त होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो वास्तविक अस्तित्व है, जो सच में एक अस्तित्व है,
वो किसका है? वह केवल बेटा विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का है, इस संसार का ही माना जा सकता है। कहा उन्होंने कि इसके अलावा तो ना कोई संसार है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, और ना ही शरीर से कोई अलग आत्मा है। मन और बुद्धि, बाकी सब चीजों का विकास बुनियादी तत्वों से ही हुआ है। नैतिक नियम जो है, जो भी नैतिक नियम है, वो मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई रूढ़ियां हैं। लेखक ने कहा कि जो भी नियम बनाए गए वो मात्र क्या है? वह मात्र मनुष्य के द्वारा बनाई गई ही रूढ़ियां हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 27 पर। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृतांत है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। महाकाव्य, दो महाकाव्यों का जिक्र है बेटा, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो लेखक ने कहा है कि इनका आम जनता के मन पर लगातार इतना प्रभाव डाला हो। तो कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त, मतलब इन दोनों महाकाव्यों के अतिरिक्त ऐसी कोई भी पुस्तक की जानकारी नहीं मिली है कि जिसने आम जनता के मन पर इतना व्यापक प्रभाव डाला हो। मतलब रामायण और महाभारत ऐसे हैं बेटा कि रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी, और उनमें बाद में बेटा बहुत सारे टुकड़े जोड़े जाते रहे हैं। कहते हैं लेखक कि इसके अलावा और ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं मिली, जानकारी नहीं है जिसने क्या किया हो, आम जनता के मन पर लगातार इतना प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में ये दोनों महाकाव्य इतने प्राचीन समय में रची जाने के बाद भी ये भारतीयों के जीवन पर आज भी जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं, यानी कि दो महाकाव्य बेटा, रामायण और महाभारत। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए बेटा ठेठ भारतीयपन की सामग्री उपलब्ध है, अर्थात बेटा उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए है। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। कहते हैं लेखक कि हमें इसमें एक सांस्कृतिक विकास की बेटा जो श्रेणियां थी उसमें ठेठ भारतीय ढंग से एक उपलब्ध सामग्री, मतलब एक सामग्री हमें प्राप्त होती है जिसमें क्या है बेटा कि उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर के
अर्थात उच्चतम बौद्धिक क्षमता वाले बुद्धिजीवी से लेकर बेटा साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए था। इनके द्वारा हमें कुछ कुछ भारतीयों का रहस्य भी समझ में आता है, जिससे वे क्या थे, अनेक रूपों में विभाजित थे। जात पात, ऊंच नीच में बटे हुए समाज थे, फिर भी बेटा क्या थे, एकजुट थे। कहते हैं लेखक कि हमें इनसे बहुत कुछ, दोनों महाकाव्यों से बहुत कुछ हमें जानने को मिलता है कि ऊंच नीच जात पात में समाज बटा था, फिर भी एकजुट था। वे मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों को एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया था जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं, जैसा कि बेटा यहाँ पर लेखक ने दो महाकाव्य का जिक्र किया, रामायण और महाभारत। फिर रामायण महाभारत के दौरान उन्होंने बहुत कुछ हमें और भी बातें बताई। फिर वो कहते हैं कि भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं कि भारतीय जो बेटा पुराकथाएं वो मात्र रामायण और महाभारत तक ही सीमित है। इनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। इनका इतिहास बेटा क्या है, वैदिक काल तक जाता है। वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। ऐसा नहीं बेटा कि भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक ही सीमित है। इनका इतिहास तो बेटा वैदिक काल तक जाता है और अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में भी दिखाई देता है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की। संस्कृत के जो बेटा नाटक हैं महाकाव्यों को लेकर, इन दोनों महाकाव्यों को लेकर कवियों ने बेटा और नाटककारों ने क्या किया, पूरा इन दोनों महाकाव्यों का लाभ उठाया और क्या किया, उन्होंने अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर कर दी। मतलब इन दोनों महाकाव्य जो है संस्कृत साहित्य में प्रकट होती है और कवियों ने, नाटककारों ने क्या किया कि अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना भी इनके आधार पर की थी। अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। लेखक कहते हैं बेटा जो पुरानी पुराकथाएं हैं और जो प्रचलित कहानियाँ थी वह वीर गाथा, मतलब वीर गाथा पर आधारित थी। उसमें वीरों की गाथाएं थी। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन का पालन का उपदेश भी दिया गया है उन कथाओं में, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही उनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत, यानी कि जीवन पर्यंत और मरने के उपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, लगता है कि कल्पना पर आधारित है उनकी ये कहानियाँ, और कभी अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में, बेटा जो कल्पना है, कल्पना मतलब कि हम ऐसा सोचते कि हाँ ऐसा हुआ होगा, उनकी कल्पना और साथ ही उनके जो तथ्य थे वो आपस में इस प्रकार गुथे थे उनकी कहानियों में, उनके नाटक में, कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। क्लास 7 आज बेटा आपको यहीं तक पढ़ना है और समझना। आज बेटा मैंने आपको भौतिकवाद के बारे में बताया, रामायण और महाभारत के बारे में बताया, फिर पूरा कथाओं के बारे में बताया। तो क्लास 8 आज बेटा जितना मैंने आपको पढ़ाया आपको उतना फिर से एक बार पढ़ना है और समझना है।